हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कारण एवं उसके यौगिक वाले जो चैप्टर चल रहा हमारा, उसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ये। ठीक है, ये 79 प्रश्न आपका देख लेंगे। ये दोनों प्रश्न करेंगे अभी। पहला प्रश्न करते हैं, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अवक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए भाई, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनता है, ये बात पहले भी आप जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और चैप्टर नंबर 1 में भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ऑक्सीकरण अवक्रिया होती क्या है। तो जिस स्टूडेंट से ये वाली बात आती है कि ऑक्सीकरण अवक्रिया क्या होती है, तो इसको समझना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। तो चलो इसको ही समझते हैं फिर। ऑक्सीकरण क्या है, एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। ऑक्सीकरण रिएक्शन कौन सी होती है, तो दो बातें आप देख लीजिए इसमें। कौन सी हैं? हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को लिख रहे हैं, देखें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही एकदम बता देता हूँ, हाइड्रोजन की कमी, जहाँ हाइड्रोजन की कमी हो जाती हो, तो कमी मतलब हाइड्रोजन हट जाता हो। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर योग हम कह सकते हैं। ठीक है, नहीं योग। अब यहाँ क्या हुआ, आप जानते हैं कि एथेनॉल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। देखो मैं पूरी रिएक्शन भी लिख दूंगा अभी। CH3 CH2OH, ये एथेनॉल होता है। एथेनॉल से क्या बन गया, CH3 COOH, ये होता है भाई एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये बना कैसे, इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तब आपको एकदम समझ में आएगा। देखो ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ ये हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, और OH, ये इस तरह से समझने की बात तो ये है इसमें भाई। और ये बना कैसे, फिर ऐसे यहाँ होगा, ये हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ, सही है, यहाँ हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ फिर ये OH, और ये बना इसका ऑक्सीजन। अब यहाँ समझ लें, देखो ये जी सब लिखिए, C2H5OH लिखें इसे, या इस तरह से लिखें CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है। ठीक है, और ये एथेनोइक अम्ल है। अब यहाँ पर ये दोनों बातें हो रही हैं क्या, ये हमें चेक करनी है। देखो हाइड्रोजन, ये चीज़ तो सेम है, देखो इसकी ये चीज़ सेम है, ये भी OH भी सेम है। देखो ये OH इसमें लग रहा है, OH इसमें लग रहा है, सही है। तो यहाँ समस्या आ रही है। देखो इस कार्बन के पास कितने, एक हाइड्रोजन ये लग रहा है, एक हाइड्रोजन ये लग रहा है, तो अपनी बैलेंसी पूरी कर लेता है ये वाला कार्बन इससे। अब यहाँ पर अलग चीज़ है, देखो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि यहाँ ऑक्सीजन ने जगह ली है यहाँ पर आकर के। अब आपको यहाँ लग रहा हो कि ये वाले हाइड्रोजन दोनों, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, ये दोनों हाइड्रोजन भाग गए। ठीक है, और यहाँ इस वाले कार्बन पर आकर के यहाँ ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, समझ में आ गया, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ हाइड्रोजन कम हो गया, और कम होकर क्या हुआ, यहाँ पर ये रिएक्शन इसमें H2O बन जाता है इसका। तो ये चीज़ आ कहाँ से गई, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देने वाले जो पदार्थ हैं वो है KMnO4, और ये है क्षारीय, और एक है अम्लीकृत, क्या, K2Cr2O7, K2Cr2O7। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो मेन रीज़न ये है, और हम जानते हैं ना, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है भाई कि हाइड्रोजन यहाँ हट रही है और ऑक्सीजन का योग हो रहा है। दोनों ही बातें इसके अंदर ही बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ऑक्सीकरण अवक्रिया हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं। तो हम क्या बताएंगे, आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप भी नोट कर लेंगे अच्छे ढंग से। इस प्रश्न का आंसर क्या है भाई, देखो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन एक ऑक्सीकरण अवक्रिया, क्योंकि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनने में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन पृथक हो रही है। और पृथक हो रही है, आपको मैंने बता ही दिया है किस तरह से पृथक हो रही है। पृथक होकर के यहाँ जल भी बना लेता है वो। ठीक है,
तो इसमें से या तो ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये दोनों बहुत ही बढ़िया ऑक्सीकारक हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि ऑक्सीकारक बताइए, तो ऑक्सीकारक आप दोनों का नाम ले सकते हैं कि दोनों ही ऑक्सीजन को क्या करवाते हैं, सप्लाई करते हैं। दोनों ये और ये दोनों लोग बहुत ही बढ़िया हैं जो ऑक्सीजन को सप्लाई कराते हैं। ठीक है, CH3CH2OH+2 एथेनॉल है और यहाँ पर तैयार हो गया एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ आपने बता सकते हैं। तो यही बात मुख्य है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनने में ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन पृथक हो रही है। तो हाइड्रोजन पृथक हो रही है, मेन बात इसकी है। हाइड्रोजन पृथक होकर ये आ गई और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं करते? देखो भाई, हम पहले जानें कि जब भी कोई चीज़ जलती है, कोई भी चीज़ जलाते हैं तो CO2 गैस और प्रकाश निकलता है और ऊष्मा निकलती है। ये बात तो हम जानते हैं, ऊष्मा। और आप ये भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि ऊष्मा कब प्राप्त होगी, जब कोई चीज़ जलेगी। और वेल्डिंग की बात हो रही है जहाँ पर, वेल्डिंग समझ रहे हैं ना, वेल्डिंग। तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसमें वेल्डिंग के लिए। और जब कोई सरिया या लोहा या कोई अन्य पदार्थ जोड़ते हैं, जैसे टूटा हुआ जोड़ते हैं, तो यहाँ तो इसको जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, ताप बहुत ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पर मैकेनिज़्म क्या है कि जब एथाइन का मैं सूत्र लिख देता हूँ। देखो, ये एथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं, बहुत मज़ेदार है। जो वेल्ड, उसी की बात हो रही है जो वेल्डिंग नहीं करते हैं, गैस वेल्डिंग जो हो रहा है मार्केट में। जब जाते हैं तो कहीं कहीं आपने देखे होंगे सिलेंडर रखे हुए, लंबे लंबे सिलेंडर बड़े बड़े। तो उनमें तो सिलेंडर में क्या होती है, गैस होती है, ऑक्सीजन गैस। और वो एक छोटा सिलेंडर होता है, आसपास चूना वगैरह पड़ा होता है, तो वहाँ पर ये पीतल कहते हैं ना, पीतल का वेल्डिंग करवाएंगे भाई, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर वेल्डिंग करने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, वो मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वायु की बात कर रहे हैं हम, वायु। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पर एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं करते। तो वायु का जो हवा है उसका मिश्रण जलाएंगे तो होता क्या है, वहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा नहीं मिलेगी, वहाँ ऊष्मा बढ़िया नहीं मिलती है। ठीक है नहीं, अगर हम यहाँ पर वायु में, मतलब जो वायु में ऑक्सीजन तो होती है लेकिन बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती ताकि इसका दहन बढ़िया ढंग से हो जाए, मतलब पूर्ण दहन। तो जो इसमें पूरी तरह से ये जल नहीं पाती, एथाइन जल नहीं पाती, तो भाई नहीं जलेगी तो फिर ऊष्मा कहाँ से देगी, ताप कहाँ से मिलेगा। जब ताप नहीं मिलेगा तो वेल्डिंग भी नहीं हो पाएगा। सही है बात। अब क्या हुआ, यहाँ पर वायु में इतनी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती जो इसका पूरा दहन करे, पूरी तरह से जलाए। धुआं ज़्यादा निकलेगा, अगर इसमें निकले तो धुआं ज़्यादा निकलेगा और पूरा का पूरा ईंधन खराब हो जाएगा। मतलब एथाइन जलने के लिए तैयार रहेगी लेकिन जल नहीं पाएगी, और जब जल नहीं पाएगी तो ऊष्मा नहीं निकलेगी। जब ऊष्मा नहीं निकलेगी तो इसका मतलब वेल्डिंग भी सही ढंग से नहीं होगा। अब अगला आता है, यदि इसको हम जलाएं, ऑक्सीजन दे दें पर्याप्त मात्रा में, बढ़िया ऑक्सीजन दें हम यहाँ पर, जो बढ़िया ऑक्सीजन देंगे तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया ढंग से जलेगी। और जब जलेगी तो ऊष्मा अच्छी निकलेगी, और जब ऊष्मा अच्छी निकलेगी तो वेल्डिंग भी फिर जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है नहीं, वेल्डिंग बहुत बढ़िया होगा क्योंकि वहाँ पर धुआं नहीं निकलेगा और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जाएगी, और यहाँ पर CO2 गैस निकलती है और प्रकाश निकलता है। इस रिएक्शन को मैं इस तरह से आपको बता देता हूँ। इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए, देख लिए आप, समझिए उसे। वेल्डिंग के लिए ऊष्मा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यदि वायु तथा एथाइन के मिश्रण को जलाया जाए तो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं हो पाती, ऑक्सीजन जो है पर्याप्त नहीं हो पाती है, और एथाइन का पूर्ण दहन नहीं होता। जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो भाई परिणाम क्या होगा, उसका नहीं होता, परिणाम स्वरूप पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो पाती। ठीक है, परंतु जब ऑक्सीजन तथा एथाइन का मिश्रण जलाया जाता है तो पूर्ण दहन होता है और पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा का उत्पादन होता है। ये एथाइन है, पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन की ये है। ठीक है, CO2 गैस निकलेगी और थोड़ा भाप निकलेगी और ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, और हमारा वेल्डिंग बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। ये मैंने
समीकरण को बैलेंस कर दिया। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।